हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लेक्चर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पर्पस और दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की हिस्ट्री। तो अब इस लेक्चर में मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये जितनी भी पूरी सीरीज चलेगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, इसमें हम किस तरीके से क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो मैं इसका सिनॉप्सिस बताती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे जितने भी प्रिलिमिनरी सेक्शंस हैं एक्ट के, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 4। सेकंड हम डील करेंगे जितने भी स्पेसिफिक रिलीफ्स इस एक्ट के अंडर अवेलेबल होते हैं वो। उसके बाद अलग से जो प्रिवेंटिव रिलीफ के अंडर इंजंक्शन प्रोवाइड होता है इस एक्ट में, उसे हम अलग से डील करेंगे। तो अब मैं एक बार आपको जितने भी स्पेसिफिक रिलीफ इस एक्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं उनकी लिस्ट बता देती हूँ। तो फर्स्ट होता है रिकवरी ऑफ पोजेशन, सेकंड होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ होता है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ होता है कैंसिलेशन, सिक्स्थ होता है डिक्लेरेटरी डिक्रीज, सेवेंथ एक और होता है दैट इज इंजंक्शन, पर वो मैंने अभी आपको पहले बताया कि इंजंक्शन को हम इलेबोरेटली अलग से कवर करेंगे। इन सब रिलीफ्स को भी मैं अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में इंडिविजुअली इलेबोरेटली कवर करूँगी। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नेचर की। अब जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखा था कि जब सब्सटैंटिव लॉ अपने आप में रिलीफ देने के लिए एडुकेट नहीं होता, जब हम उस पर प्रोवाइडेड रिलीफ से सेटिस्फाइड नहीं होते, तब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को यूज़ करते हैं। इसका मतलब जब हमें कोई रेमेडी चाहिए होती है और सब्सटैंटिव लॉ में प्रोवाइडेड रेमेडी से हम सेटिस्फाइड नहीं है, तब हम यहाँ पे जा रहे हैं। इसीलिए ये एक तरीके का रेमेडियल लॉ हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब्सटैंटिव लॉ को एक तरीके से सपोर्ट ही कर रहा है, एडिशनल रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है तो सपोर्ट ही कर रहा है। इसीलिए इसका नेचर होगा कॉम्प्लीमेंटरी लॉ, मतलब ये कॉम्प्लीमेंटरी इन नेचर है। कहीं ना कहीं ये सब्सटैंटिव लॉ को एडिशनल रेमेडी देके सपोर्ट ही कर रहा है। अब क्योंकि जब हम सब्सटैंटिव लॉ से सेटिस्फाइड नहीं है तब हम इसको यूज करते हैं, तो देखा जाए तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, वो ये हुआ टू डू इक्विटी एंड जस्टिस। तो चलिए अब ये जानते हैं कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक सब्सटैंटिव लॉ है या एक प्रोसीजरल लॉ है। अब उसे जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस क्या होता है। तो सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होता है जो राइट्स एंड ड्यूटीज को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसके अंदर अवेलेबल है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। फिर आप देखते हैं कि उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज अवेलेबल होती हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोनों पार्टीज की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। अब इसलिए वो एक सब्सटैंटिव लॉ है। अब इस सब्सटैंटिव लॉ में जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, इसको अब आप एनफोर्स कैसे करवाओगे। मतलब अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो ब्रीच हो गया, अब ब्रीच होने के बाद आप रेमेडी के लिए क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसेस आप फॉलो करोगे, वो जो प्रोसीजर है वो बताएगा प्रोसीजरल लॉ। तो प्रोसीजरल लॉ के जो एग्जांपल्स हो गए वो है सीपीसी, सीआरपीसी, कैसे आप सूट फाइल करोगे या जो भी आगे की प्रोसीडिंग्स कैसे चलेगी, वो सब प्रोसीजर का पार्ट है, तो वो प्रोसीजरल लॉ के अंदर आता है। तो अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक सब्सटैंटिव लॉ है या एक प्रोसीजरल लॉ है। तो इस पर एज सच कहीं पे कुछ लिखा नहीं है कि वो सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल है, तो इसीलिए हम मुल्ला को रेफर करते हैं। अब मुल्ला कौन है, तो मुल्ला एक इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, हिंदू लॉ, इन सब पे बहुत सारी कमेंट्रीज और बुक्स लिखी हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट में मुल्ला को रेफर करते हैं, मुल्ला को कोट करते हैं, तो हम इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो मुल्ला ने ये कहा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है,
ठीक है। अब इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक केस है आधुनिक स्टील्स लिमिटेड वर्सेस ओडिशा मैंगनीज एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 2007 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें भी यही कहा गया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भले ही सीपीसी की तरह कोई प्रोसीजरल लॉ नहीं है, ना ही वो कोई राइट्स या ड्यूटीज को क्रिएट करता है, लेकिन स्टिल हम इसको एक प्रोसीजरल लॉ की तरह ही ट्रीट करेंगे एक्सेप्ट सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सेक्शन 6 जो होता है सिर्फ एक वो सेक्शन है पूरे एक्ट में जो सब्सटैंटिव इन नेचर होता है, अदरवाइज पूरा एक्ट प्रोसीजरल ही ट्रीट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं है। एग्जॉस्टिव है या नहीं का मतलब होता है कि क्या वो पर्टिकुलर एक्ट अपने आप में एक कंप्लीट एक्ट है या नहीं। अब कोई भी एक्ट हो, वो अगर आपको पता करना है कि वो एग्जॉस्टिव है या नहीं, तो उसके लिए देखा जाता है उसका प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर आपको ये दो तरीके के स्टेटमेंट्स लिखे हुए मिलेंगे। The purpose of this act is to define and amend या फिर to consolidate। अगर कहीं पे लिखा है to define and amend, इसका मतलब है कि वो एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। और अगर कहीं लिखा है to consolidate, तो मतलब वो पर्टिकुलर एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव है। अब क्यों है? क्योंकि कंसोलिडेट का मतलब होता है कि वो एक्ट जब बनाया गया होगा तो बहुत सारे एक्ट्स को एक साथ कंबाइन करके एक एक्ट में कन्वर्ट किया गया होगा, तो वो लॉ एग्जॉस्टिव लॉ ही होगा। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का अगर आप प्रियम्बल रीड करेंगे तो उसमें लिखा है द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू डिफाइन एंड अमेंड। इसका मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है। एक तो हमने प्रियम्बल देख लिया, उसमें हमने समझ लिया कि क्यों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो रेमेडीज हमको अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हमारे पास 7 रेमेडीज हैं, तो वो सिर्फ लिमिटेड रेमेडीज ही इस एक्ट में अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 58 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी अलग से देता है उसी एक्ट में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ही। फिर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये भी एक तरीके की रेमेडीज ही तो हैं, ये उस एक्ट में ही अवेलेबल है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये अवेलेबल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी मोर्टगेजर्स राइट टू रिडेम्पशन, फोरक्लोजर, ये भी एक तरीके की रेमेडीज ही हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये उसी एक्ट में अवेलेबल है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर लिमिटेड रेमेडीज ही अवेलेबल है, सारी रेमेडीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक चीज इंडिकेट करती है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। जो कुछ एक्ट्स में जो रेमेडीज अवेलेबल है वो उन्हीं एक्ट में ही आपको मिलेंगी। अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल और देखेंगे जो ये बताएगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। तो सेकेंड एग्जाम्पल है सेक्शन 2E ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अगर आप सेक्शन 2E को रीड करेंगे तो उसमें ये लिखा है कि जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यूज हुए हैं लेकिन वो उस एक्ट में डिफाइंड नहीं है और उनकी डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अवेलेबल है, तो उन सभी डेफिनेशंस का जो मीनिंग है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आप इंपोर्ट करोगे। तो इसका ये मतलब है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सारी डेफिनेशन, सारे वर्ड्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं है, वो सिर्फ वहां पे लिखे हैं, एक्सप्लेन नहीं है। उनका मीनिंग आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही समझ के उसको यूज करना पड़ेगा। तो ये भी ये चीज बताता है
कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रिलिमिनरी सेक्शंस हैं, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 1 to 4, उनकी एक्सप्लेनेशन को कवर करूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस क्लिक द बेल आइकन। गुड बाय।